Vyaspeed. In this lecture, I'm going to explain you about the income from house property, मकान संपत्ति से आय, in which we learned basis of charge, how to calculate annual value and gross annual value of the house property. Now, income from house property. In income from house property, that is the rental income. जब हम किसी मकान को किराए पे देते हैं तो उससे जो हमें आय होती है वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होती है, इस आय के स्रोत के अंदर कर योग्य मानी गई है। तो जो रेंटल इनकम होती है वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। मकान किराए देने से जो आय होती है, ना कि मकान बेचने से। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग यहाँ पर ये नहीं होगा कि हमने मकान बेच दिया, संपत्ति बेच दी और उससे जो आय हुई है वो टैक्सेबल होगा, नहीं। यहाँ पर मकान संपत्ति को किराए पे देने से जो आय होती है उसको हम यहाँ पर टैक्सेबल करते हैं। सो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी से मतलब ये है कि ऐसी कोई भी बिल्डिंग हो या लैंड एपर्टिनेंट देयर टू। एपर्टिनेंट का मतलब जुड़ी हुई, जो किसी जमीन के साथ अटैच्ड है, उसी ही बिल्डिंग को हम हाउस प्रॉपर्टी में कंसीडर करते हैं। सेकंड चीज ये है कि हाउस प्रॉपर्टी उसी को माना जाएगा जिसका एसएससी जो है वही उसका ओनर होगा। मकान का स्वामी जो है वो एसएससी होना चाहिए। और तीसरा, जो उस एसएससी के बिजनेस और प्रोफेशन के लिए काम में नहीं आए, खुद के। तो ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है हाउस प्रॉपर्टी के लिए। पहला, बिल्डिंग होनी चाहिए। दूसरा, जो एसएससी है वो ओनर होना चाहिए। और तीसरा, जो एसएससी है उसका खुद का बिजनेस और प्रोफेशन उस हाउस के अंदर नहीं होना चाहिए। बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज से मतलब यह है कि टैक्स किस पे लगाया जाएगा। तो अंडर द हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बेसिस चार्ज इज एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। जो एनुअल वैल्यू होगी उस मकान की, उस पे ही टैक्स लगाया जाएगा। अब एनुअल वैल्यू का मतलब वो नहीं है जो हम किराया प्राप्त करते हैं। एनुअल वैल्यू का हम कैलकुलेट करेंगे, पूरी एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, बट बेसिस ऑफ चार्ज जो रहेगा वो होगा एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब एक एक करके हम समझते हैं कि कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड एपर्टिनेंट टू, मतलब जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो इसमें एक मकान के साथ आगे ग्राउंड भी दिख रहा है, गार्डन भी दिख रहा है, तो ये इसके अंदर इंक्लूड होगा, ये चलेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ मैदानी है, सिर्फ एक खाली लैंड है, उस पर कुछ भी नहीं बना हुआ है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होगी। आपने एक मैदान, एक ग्राउंड किराए पे दे दिया है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो अदर सोर्सेज में काउंट किया जाएगा। तो द लैंड अगर किसी से साथ जुड़ी हुई नहीं है तो फिर वो हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होगा। अब जब लैंड एपर्टिनेंट टू की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या आएगा? कंपाउंड, प्लेग्राउंड भी हो सकता है, किचन गार्डन भी हो सकता है, कोर्टयार्ड भी हो सकता है। नाउ अब इसी चीज के कुछ एक्सेप्शन है जो भी हमने पढ़े हैं कि एक बिल्डिंग होनी चाहिए या लैंड एपर्टिनेंट टू होना चाहिए। ये होते हुए भी वो हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होगा, मतलब उससे जो इनकम हो रही है वो टैक्सेबल नहीं होगी। वो क्या होगा? हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। वो होगा बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर्स लेट आउट टू एम्प्लॉयज एंड अदर्स। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को किराए पे रहने के लिए अपनी बिल्डिंग देता है या स्टाफ क्वार्टर्स देता है ताकि वो बिजनेस को एफिशिएंटली चला सके, तो वो उस इनकम को हम हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं करेंगे। कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विद अदर एसेट्स। इसका मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिल्डिंग के साथ और भी चीजें जो होती है वो किराए पे देते हैं, जैसे फर्नीचर दे दिया और प्लांट दे दिया, फर्नीचर दे दिया, टीवी दे दिया, फ्रिज दे दिया, और हम उसके किराए को, मतलब जो अदर एसेट्स हैं उसके किराए को और बिल्डिंग के किराए को अलग नहीं कर सकते हैं, उनको एक साथ हम किराए पे देते हैं, तो वो कंपोजिट लेटिंग में कहलाएगा कि एक साथ दिया गया है। अब अगर वो ऐसे ही दिया गया है तब तो अदर सोर्सेज में आएगा, और अगर वो उसका बिजनेस ही है तो वो बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा। पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन, अगर आपके पेइंग गेस्ट के रूप में देते हैं तो वो आपका बिजनेस है, वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो बिजनेस और प्रोफेशन में इंक्लूड होगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में। नाउ सेकंड इज, पहला था कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग, दूसरा ऑफ विच द एसएससी इज द ओनर। उस मकान का जो स्वामी है, उस मकान का जो ओनर है वो ही एसएससी होगा,
तो वो हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगा, अदरवाइज वो अदर सोर्सेज में काउंट होगा। अब किस किस को ओनर माना गया है, तो जिसके नाम की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है वो ओनर है, और या जो मोर्गेजर है वो अगर मोर्गेज रख रखा है तो मोर्गेजर होगा, नॉट मोर्गेजी। अब बहुत बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस में हमें डीम्ड ओनर मानना पड़ता है। डीम्ड ओनर का मतलब माना हुआ ओनर है, हम मान के चलते हैं कि ये ही ओनर होगा। कौन कौन? एन इंडिविजुअल of house without adequate consideration or to minor child not being a married daughter shall be deemed to be owner of the house property। वो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर माना, जैसे किसी स्पाउस ने, पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति, बिना किसी कंसिडरेशन के ट्रांसफर कर दी है, तो फिर जिसने ट्रांसफर करी है वो ही ओनर माना जाएगा। किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेंबर है वो अगर उसको लीज पे ले रखी है तो माना जाएगा। अगर लीज एक्सटेंड हो गई है 12 साल से ज्यादा, तो जो पर्सन लीज राइट रखता है प्रॉपर्टी का वो माना जाएगा। अगर किसी पर्सन ने कोई लैंड लीज पे ली और उसके ऊपर अपना मकान बनाया है तो वो ओनर माना जाएगा। थर्ड, पहला था कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी टू, दूसरा ओनर होना चाहिए, और तीसरा एसएससी का खुद का बिजनेस और प्रोफेशन उसके अंदर नहीं चलना चाहिए। अगर उसका खुद का बिजनेस और प्रोफेशन चलता है तो फिर वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होके बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल हो। नाउ एग्जम्पशन रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, दूसरा बेसिस ऑफ चार्ज क्या होता है, और जो हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग था तीन, पहला कंसिस्टिंग ऑफ लैंड और कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी टू, दूसरा एसएससी इज द ओनर, और तीसरा जो है वो एसएससी का खुद का बिजनेस और प्रोफेशन नहीं चलना चाहिए। अब कुछ हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होने के बावजूद भी वो एग्जेम्प्टेड होती है, तो एग्जेम्पशन दो तरह के होते हैं, एक तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड इनकम होगी जिसको हम टोटल इनकम में नहीं ऐड करेंगे, और दूसरा ऐड तो करेंगे बट उसका डिडक्शन मिलेगा। पहला फुली एग्जेम्प्टेड इनकम में आता है इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, किसी भी फार्म हाउस की इनकम, एक एक्स इंडियन रूलर का एक पैलेस, और ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो इन लोगों ने, लोकल अथॉरिटी ने होल्ड कर रखी हो, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन की हो, चैरिटेबल ट्रस्ट की हो, पॉलिटिकल पार्टी की हो, यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की हो, या हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की हो। ऐसा जिसमें एसएससी का खुद का बिजनेस और प्रोफेशन चल रहा है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होगा। और इनकम फ्रॉम टू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस से इनकम जो कि 19 और 20 से ही शुरू हुआ है, पहले एक ही हुआ करता था, वो एग्जेम्प्टेड है। नाउ डिडक्टेबल फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, तो इनकम ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम लेटिंग ऑफ गोदाम्स एंड वेयर हाउस, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने गोदाम और वेयर हाउस स्टोरेज के लिए, कमोडिटीज के स्टोरेज के लिए रेंट पर देती है तो उसका हमें डिडक्शन मिलेगा। अदर इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड अब्रॉड, अगर किसी की प्रॉपर्टी अब्रॉड में है मतलब फॉरेन कंट्री में है और अगर वो रेजिडेंट है तो ही टैक्सेबल होगा, और अगर वो रेजिडेंट है और उसकी इनकम टैक्सेबल हो रही है तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे ये मानते हुए कि वो इंडिया में सिचुएटेड है, मतलब वही रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। को ओन्ड ओनर, को ओनर्स के लिए मान लो एक ही प्रॉपर्टी है और 3-4 ओनर हैं उसके, तो पहले तो हम उसको यही मान के करेंगे कि ये एक ही है, और उसके बाद जो भी उनका पार्ट होगा, उनका शेयर होगा, वो उनकी अपनी अपनी टोटल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। कंपोजिट रेंट, जैसे अभी पहले आया था कंपोजिट लेटिंग, सेम यहाँ पर वही है कि अगर अपन ने किसी भी हाउस प्रॉपर्टी को किसी एसेट्स के साथ किराए पर दिया है, जैसे हाउस के साथ हमने लिफ्ट की फैसिलिटी दे रखी है उसका भी रेंट ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, फ्रिज है, कूलर है, इन सबको भी हम साथ दे चुके दिया है, और फिर हम उस बिल्डिंग के रेंट को, मकान के रेंट को अलग नहीं कर सकते हैं तो वो कंपोजिट रेंट कहलाता है। तो एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले बात करते हैं लेट आउट बिल्डिंग की। दो तरह की बिल्डिंग हो सकती है, एक लेट आउट और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो पहले हम सेल्फ ऑक्यूपाइड सॉरी लेट आउट की बात करते हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मींस द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू बी लेट आउट फ्रॉम ईयर टू ईयर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से मतलब क्या है कि ऐसा अमाउंट जो हमें हर साल मिलता रहता है उसे हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं।
और इसमें हमें पता है कि बेसिस ऑफ चार्ज हमारा जो होता है वो होता है एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, लेस करते हैं इसमें से म्युनिसिपल टैक्स। तो जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगी? हमारी एनुअल वैल्यू आ जाएगी। तो ये बिल्कुल क्लियर है इस चीज से कि सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो अगर हमें एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें देखनी है, एक होता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक होता है एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट जो हमें कैलकुलेट करना होता है, ये मान के चलते हैं कि हम इतना रेंट हमें मिल जाएगा, और एक्चुअल रेंट जो हमें मिल रहा है, जो हम ले रहे हैं, मतलब जो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है वो ले रहा है, उसे हम एक्चुअल रेंट कहते हैं। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज ग्रेटर इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। तो दो रेंट को कंपेयर करना है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। तो एक्चुअल रेंट तो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें हैं, एक तो रेंट कंट्रोल एक्ट नॉट अप्लाइज और एक रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाइज। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं होता है और एक रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई होता है। तो अगर रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं होता है तो दो चीजें होगी, एक होगा म्युनिसिपल वैल्यू और एक होगा फेयर रेंट। अभी आगे बताएंगे म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट क्या होता है। इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो हमारा होगा एक्सपेक्टेड रेंट। और अगर रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई करता है तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज ग्रेटर, और स्टैंडर्ड रेंट एक और आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड रेंट और ग्रेटर, इन दोनों में से जो सबसे कम होगा। तो पहले तो अपन ये करेंगे कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो बड़ा है, और फिर बड़ा जो आया है उसको हम स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, तो विच एवर इज लेस इज द एक्सपेक्टेड रेंट। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो पहले यहीं से शुरुआत करेंगे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन से। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, और एक्सपेक्टेड रेंट हमें कैलकुलेट करना होगा इन कंपेरिजन से। तो वो कंपेरिजन क्या है कि रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई करता है, रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं करता है। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं करता है तो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज ग्रेटर, और रेंट कंट्रोल एक्ट अगर अप्लाई करता है तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो दोनों में से ग्रेटर है, और जो ग्रेटर है वो और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लेस इज द म्युनिसिपल इज द एक्सपेक्टेड रेंट। नाउ म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है? हर एक सिटी की म्युनिसिपैलिटी होती है, लोकल अथॉरिटी होती है और डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, वो हर एरिया की जो वैल्यू होती है वो डिसाइड करती है, उसे हम म्युनिसिपल वैल्यू कहते हैं। फेयर रेंट, हर एरिया का अलग अलग किराया होता है, रेंट होता है, तो सेम लोकेलिटी के अंदर जो रेंट होता है उसे हम फेयर रेंट कहते हैं। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट रेंट कंट्रोल एक्ट जो डिसाइड करता है, जो रेंट कंट्रोल एक्ट है वो भी एक रेंट डिसाइड करता है कि भाई इस एरिया में इतना रेंट होना चाहिए, तो हम उसे स्टैंडर्ड रेंट कहते हैं। नाउ म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है? हर म्युनिसिपैलिटी जो होती है वो एक हाउस प्रॉपर्टी पे म्युनिसिपल वैल्यू पर टैक्स चार्ज करती है, उसे हम म्युनिसिपल टैक्स कहते हैं। तो एक चीज तो हमें बिल्कुल क्लियर रखनी है क्वेश्चंस के अंदर कि जब भी हमें ये गिवन होता है कि म्युनिसिपल टैक्स एट द रेट ऑफ 10%, 5%, 12%, तो जो भी म्युनिसिपल टैक्स निकलेगा वो हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू पर काउंट किया जाएगा, म्युनिसिपल वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाएगा। और इस म्युनिसिपल टैक्स को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से डिडक्ट करते हैं तो हमारी एनुअल वैल्यू आती है। लेकिन उसको डिडक्शन करने की कुछ कंडीशंस है। वो क्या कंडीशंस है? सबसे पहली, शुड बी पेड बाय ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। वो उस हाउस प्रॉपर्टी के ओनर को ही पे करना है। अगर टेनेंट किराएदार पे करता है तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा, म्युनिसिपल टैक्स शुड नॉट बी आउटस्टैंडिंग, मतलब बकाया नहीं होना चाहिए, नहीं चुकाया है, नहीं दिया है तो लेस भी नहीं होगा, और जिस साल दिया है उसी साल लेस किया जाएगा। डिडक्शन इज अलाउड इन द ईयर इन विच इट इज पेड। अगर आपने पिछले 2-3 सालों का, मान लो कि 3 सालों का इस बार दिया है आपने, तो उन 3 सालों का भी साथ में ही डिडक्शन दिया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट हमें म्युनिसिपल टैक्स लेस करने से पहले चेक करने, पहला किसने पे किया है, पे किया भी है या नहीं किया, आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, और तीसरा जिस साल पे किया है उसी साल उसका डिडक्शन मिलेगा। अगर मान लो कि पिछला जो असेसमेंट ईयर था उससे फाइनेंशियल ईयर था उसके पिछले का भी इस बार पे किया है, तो 2 साल का एक साथ माइनस हो जाएगा। फ्यूचर में आने वाले
फाइनेंशियल ईयर्स का भी अगर अभी पे कर दिया है तो भी वो अभी ही माइनस हो जाएगा, फिर आगे जाके नेक्स्ट ईयर्स में वो माइनस नहीं होगा, उसका डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन एनुअल वैल्यू कैलकुलेट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ये तीन चीजें आपको दे रखी है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन हाउस है। तो फर्स्ट वाला उसमें देखते हैं अपन कि एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू करने के लिए क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज ग्रेटर। और अब यहाँ पर क्योंकि रेंट कंट्रोल एक्ट आर नॉट गवर्न्ड बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट है, तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, तो एक्सपेक्टेड रेंट इज 1 और 2, विच एवर 1 और 2 मतलब इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा। तो 30,000 और 36,000 इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, 36,000। 20,000 और 24,000 इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, 24,000। 35,000 और 32,000 इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, तो 35,000। तो ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम किन दो चीजों को कंपेयर करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा। अब एक्चुअल रेंट हमें गिवन है, ये रहे 32,000, 28,000 एंड 30,000, ये लिख दिया 32,000, 28,000 एंड 30,000। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे विच एवर इज ग्रेटर, जो इन दोनों में से, ये है एक्सपेक्टेड रेंट और ये है एक्चुअल रेंट, तो इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा, तो इन दोनों में से ग्रेटर 36,000, इन दोनों में से ग्रेटर 28,000 और इन दोनों में से ग्रेटर 35,000। इट इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस इन डिफरेंट सिचुएशंस। बहुत बार अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। जैसे पहली सिचुएशन है कि प्रीवियस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में हाउस खाली नहीं रहा था और ना ही कोई अनरियलाइज रेंट था, तो उस कंडीशन में एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज ग्रेटर, वही हमारी एनुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेट आउट हाउस रिमेन वैकेंट फॉर होल ईयर और पार्ट ऑफ द ईयर। ये भी तो हो सकता है कि जो आपने मकान किराए पे दिया हुआ है वो कहीं खाली हो। तो इफ हाउस रिमेन वैकेंट फॉर होल ईयर, अगर मकान पूरे ही साल खाली है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू उसकी क्या होगी, निल, कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी। इफ हाउस रिमेन वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, पार्ट ऑफ द ईयर 1 महीना, 3 महीना, 5 महीने, 8 महीने, पार्ट ऑफ द ईयर। तो इफ द एक्चुअल रेंट इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट, देन एक्चुअल रेंट विल बी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अपना रूल भी यही है कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज मोर, तो एक्चुअल रेंट हो जाएगा। बट जो हमारा रूल है उसमें यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि अगर आपका एक्चुअल रेंट वैकेंसी पीरियड की वजह से कम हो गया है तो एक्चुअल रेंट ही हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू रहेगी। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी चीज याद रखते हैं कि आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू वैसे ही कैलकुलेट कर लो जैसे करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, विच एवर इज ग्रेटर, और फिर जो वैकेंसी पीरियड है उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं उस वैल्यू में से, तो हमारा एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ ये ध्यान रखना, दोनों ऑप्शंस है। पहला कि अगर आपका एक्चुअल रेंट वैकेंसी पीरियड की वजह से कम हो रहा है तो वो एक्चुअल रेंट ही हमारा क्या रहेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू रहेगी। देखते हैं एग्जांपल से। वगैरह डिटरमाइन द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। एक्सपेक्टेड रेंट आपको दे दिया है 1 लाख रुपए, एक्चुअल रेंट है 10,000 पर मंथ। अब वो कह रहा है हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 1 मंथ एंड 3 मंथ। एक कंडीशन तो उसने ये लिखी है कि 1 महीने मकान खाली है और एक कंडीशन ये लिखी है कि उसने मकान 3 महीने खाली है। तो हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 1 मंथ, तो एक्सपेक्टेड रेंट हुआ हमारा 1 लाख, एक्चुअल रेंट हुआ 1,10,000। कैसे, 10,000 इंटू 12, 1,20,000, पूरे साल में 12 महीने तो 1,20,000। वैकेंसी पीरियड है 1 महीने, तो 1 महीने का वैकेंसी पीरियड लेस कर दिया 1,10,000। अब इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, 1,10,000 है, तो 1,10,000 हमारी क्या हो गई, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई। अब इसी चीज को यहाँ देखते हैं, ध्यान से देखना। हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 3 मंथ्स, कितने महीने के लिए मकान खाली है, 3 महीने के लिए मकान खाली है। तब एक्चुअल रेंट हुआ 10,000 इंटू 12, 1,20,000, और लेस किया हमने वैकेंसी पीरियड 3 महीने, तो 3 इंटू 10, 30,000, तो 90,000 हमारा एक्चुअल रेंट आया। अब वैसे तो इन दोनों में से ग्रेटर लेते हैं अपन, लेकिन
क्योंकि एक्चुअल रेंट जो कम हुआ है वो वैकेंसी पीरियड की वजह से हुआ। अगर वैकेंसी पीरियड नहीं होता तो एक्चुअल रेंट 1,20,000 होता, और 1,20,000 एक्सपेक्टेड रेंट 1,00,000 से ज्यादा है, तो वही हमारी क्या होती, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती। इसीलिए एक्चुअल रेंट जो है कम होने के बावजूद भी हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि ये जो कम हुआ है ये वैकेंसी पीरियड की वजह से हुआ है। 90,000 हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। नाउ computation of annual value in case of let out house which does not remain vacant during the previous year but there is unrealized, मकान खाली तो नहीं था, किराएदार रह रहा था लेकिन किराया नहीं दे रहा था, तो इस केस में हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज ग्रेटर। लेकिन अगर रूल 4 सेटिस्फाई होता है, क्वेश्चन में लिखा होगा रूल 4 सेटिस्फाइड, अगर अनरियलाइज रेंट है तो अनरियलाइज रेंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उस अनरियलाइज रेंट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे उसमें से। थैंक यू सो मच, होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस।